हेलो एवरीवन। एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो 2023 में 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले 30 मई 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। हालांकि इस पेपर में और इस पेपर में काफ़ी अंतर है। इस पेपर में एक सेक्शन अलग जुट गया है कंप्यूटर का, जिसमें 10 पेपर है, 10 क्वेश्चंस है कंप्यूटर के। उसके बाद जो 15 क्वेश्चंस हैं वो है मैथ के, और 10 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के। फिर 15 क्वेश्चन जो हैं वो है हिंदी के, और जो 25 क्वेश्चन हैं वो है इंग्लिश के, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो जीके और जीएस के हैं। तो कुल 100 प्रश्न इस पेपर में है, जिसमें से 10 कंप्यूटर, 15 मैथ, 10 रीजनिंग, 15 हिंदी, 25 इंग्लिश और 25 जीके जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन कंप्यूटर से। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। तो क्या प्रयोग होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। तो किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था, इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख देता हूँ, जिसका नाम है VTIMA, वतीमा। वतीमा से आप याद रखेंगे, वी से क्या हो गया यहाँ पे? वैक्यूम ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब। यानी पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। दूसरे में टी से ट्रांजिस्टर यूज होता था। आई से आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तीसरे जनरेशन में यूज होता था। और चौथे जनरेशन एम में क्या यूज होता था? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, माइक्रो प्रोसेसर, एम से माइक्रो प्रोसेसर। और ए जो है ये 5वें जनरेशन का है, जिसे हम बोलते हैं AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ध्यान पाँचों के पाँचों याद रखना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो ये है, ये 5th जनरेशन का है। वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन का है। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन का है। और ट्रांजिस्टर 2nd का है। और 3rd का क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइक्रो कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं? तो इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए बने होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इसी वर्ग में आते हैं। बाकी जो सुपर कंप्यूटर है, यह अत्यधिक जटिल, तीव्र और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि परम 8000। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं? तो बड़े संस्थानों, बैंकों और सरकारी विभागों में केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त होता है। मिनी कंप्यूटर्स क्या है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, जिनका उपयोग मध्यम स्तर की कंपनियों में होता है। तो ये ध्यान रखना है। आकार और क्षमता के आधार पर यदि पूछे इनका वर्गीकरण, तो सबसे छोटे में आता है माइक्रो, इससे थोड़ा सा आता है बड़ा, मिनी, और उसके बाद है मेन फ्रेम, एंड उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुर क्रे। तो जो सैमुर क्रे है, इसको इंग्लिश में सीमूर क्रे, CRAY, इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1976 में क्रे 1 नाम का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है। केन थॉमसन कौन थे? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और बी भाषा के डेवलपर रह चुके हैं। एलन परलिस, तो इन्हें 1966 में कंप्यूटर साइंस का प्रतिष्ठित ट्यूरिंग अवार्ड जीतने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और विंड सर्फ, तो ये इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यह सभी प्रोसेसिंग, गणना और निर्देशों का निष्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? मुख्य सिस्टम बोर्ड तो मदरबोर्ड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, इसे सिस्टम बोर्ड या पीसीबी बोलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड है जिसमें सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य सभी घटक आपस में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं? तो इन्हें मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है, यानी मॉडिफायर कीज हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा इन्हें किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्टरनेट है वे कुंजी हैं जो अकेले कार्य न करके अन्य कुंजियों के साथ मिल करके उनका कार्य या इनपुट को बदल देते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट होगा, इसलिए इन्हें हम मॉडिफायर की बोलते हैं। बाकी जो प्राइमरी की किसको बोलते हैं? तो यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक शब्दावली है। ये कीबोर्ड से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। फंक्शन की कीबोर्ड में होता है, F1 से लेकर के F12 तक ये विशेष कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कुंजी किसको बोलते हैं? तो A से Z और 0 से 9 वाले जब जो भी की हैं इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। और इसके साथ साथ कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि टॉगल कुंजी या कीज किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा, जैसे कि कैप्स लॉक होता है, एक होता है न्यूमेरिक लॉक, नम लॉक लिखा रहता है नंबर के पास, एक होता है स्क्रॉल लॉक। तो ये सब क्या है? टॉगल कीज हैं जो किसी मोड को ऑन या ऑफ करते हैं। जैसे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट आप टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगला प्रश्न है कैड का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कैड जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिजाइनर 2D और 3D मॉडल का नक्शा बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो उसको बोलते हैं कैश डेटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बहुत ही तेज गति वाली अस्थायी मेमोरी होती है, जहां हाल ही में या बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। यदि आपसे स्पीड का क्रम पूछें कि सबसे तेज कौन काम करता है, तो सबसे तेज काम करता है रजिस्टर, उसके बाद काम करता है कैश मेमोरी, उसके बाद है रैम एंड उसके बाद होता है हार्ड डिस्क। यानी हार्ड डिस्क सबसे स्लो होता है और सबसे तेज रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाकी जो लिनक्स है तो यह एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोजिला फायरफॉक्स यह भी एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। और एंड्रॉयड यह गूगल द्वारा विकसित ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूटिंग। तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो जो रोम में मौजूद बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। क्वेश्चन है कि यदि संख्या 10, 0, 5, x, 4, 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो इसके लिए आपको 8 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। यह नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। उदाहरण के लिए यदि मैं एक संख्या लिख दूँ यहाँ पे 5240 और इसके जो अंतिम 3 अंक है यदि 8 से ये विभाज्य है तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो 240 8 से विभाज्य है बिल्कुल, तो यानी कि पूरा संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। अगर ये मान लीजिए ऐसे रहता 5 6 3 0 2 4 और यहाँ पे लिख देता 2 4 8, तो इसको हमें पता करना है कि 8 से ये विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करते, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग देकर देखते। तो 248 को 8 से भाग देंगे, 8 तरीके 24, 8 एकम 8, तो बिल्कुल ये 3 वाला पूरा कट रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संख्या है हमारा 8 से विभाज्य है। तो ये नियम है। तो यहाँ पे जो 5x4 है हमारा लास्ट 3 डिजिट है, यानी कि ये क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का छोटा मान बोल रहा है तो सबसे छोटा मान 0 रख के देखेंगे। तो 504 बटे में 8, तो 8 छक 48, बचेगा 2, 8 तरीके 24, यानी कि x = 0 पे
जो 504 बन रहा है ये पूरी तरीके से कट रहा है 8 से, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पूछता तो x इज इक्वल टू हम क्या करते, यहाँ पे 1 रखते, भाग दे के देखते, फिर x इज इक्वल टू 2 रखते, भाग दे करके देखते, और ऐसे करते करते x इज इक्वल टू आप 8 पे पहुँचेंगे तो 584 बटे में 8, तो 8 सात 56 बचेगा 2 और तरीके 24, यानी कि 584 यानी x के जगह पे यदि हम 8 रखेंगे तो ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला पूछेगा तो 8, छोटा वाला 0। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग जो है 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया क्या है, हमें भाजक दिया है, कितना है 4, 4 से भाजक दिया है, भागफल क्या है, तो भागफल को मान लेते हैं ये q है, और शेषफल को मान लेते हैं ये r है। अब प्रश्न में कह रहा है कि भागफल प्लस शेषफल का योग दिया है 8 यहाँ पे, और इनके वर्गों का योग यानी कि q² प्लस r² ये दिया है 34। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो q² प्लस r² प्लस 2qr बराबर 64 होगा। इसका मान 34 है तो 2qr बराबर 64 माइनस 34 जो कि होगा कितना 30, तो 2qr बराबर 30, तो qr बराबर हो जाएगा हमारा 15। हमें दो संख्याएं मिली है, q प्लस r बराबर 8 और ये qr 15। यदि q का मान यदि आप 3 रखें, सॉरी q का मान यदि आप 5 रखें और r का मान यदि आप 3 रखें तो 5 3 15 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ रहा है, यानी q का मान हमें मिल गया 5, r का मान 3। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने r का मान 5 क्यों नहीं रखा, अगर 5 रखते तो 4 से ये तो भाग जाता दोबारा एक बार और शेषफल क्या आ जाता हमारा 1 आ जाता, इसलिए हम 5 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे इसको 3 ही रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें निकालना है हमें संख्या। तो संख्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 5 के 20 3 23, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले a और b का मान हमें पता करना होगा। तो देखिए हमें समीकरण दिया क्या है कि 2a3 में जब हमने 326 जोड़ा तो हमें एक 3 अंकों की संख्या मिली 5b9 जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब देखिए इस 3 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, इस 3 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 मिल रहा है, यानी कि a प्लस 2 बराबर क्या होना चाहिए b होना चाहिए। तो a प्लस 2 बराबर क्या होगा b होगा, तो a माइनस बी बराबर -2 या b माइनस a बराबर 2 हो गया, हमारा एक समीकरण मिल गया। ठीक है, दूसरा है कि ये वाला जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित, तो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो अंकों का योग 5 प्लस बी प्लस 9 ये कितना हो गया 14 प्लस बी, 14 प्लस बी 9 से विभाज्य तभी होगा जब b का मान हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 9 दूनी 18, तो b का मान 4 मिल गया, तो 4 माइनस a बराबर 2, तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी b 4 a 2 इसका मान निकालना है। तो 5 गुने 2 माइनस 2 गुने 4 तो 10 माइनस 8 यानी कि 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 3 मित्र हैं ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक स्थान दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न दे आपको एलसीएम निकालना है, किसका, तो एलसीएम ऑफ 24 36 और 30 का, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम देखिए 24 को क्या लिखेंगे 2 का पावर क्यूब इंटू 3 लिखेंगे, 36 को क्या लिखेंगे 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को लेते हैं, तो 2 का पावर क्यूब ले लेंगे गुने 3 का पावर स्क्वायर ले लेंगे गुने 5 ले लेंगे, यानी कि 8 गुने 9 गुने 5, तो 9 8 72, 72 5 360 हो जाएगा। तो एलसीएम हमें मिल गया 360। तो 360 क्या है, ये सेकेंड है क्योंकि ये सब सेकेंड में था, तो मिनट में बदलेंगे तो 360 बटा में 60 यानी कि
6 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? मान लेते हैं कि जो दूसरा भाग की लंबाई है, दूसरे भाग की लंबाई वो है x। तो पहले भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? ये बोल रहा है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 गुनी है, तो 2/3 x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों भागों का कुल योग क्या होना चाहिए? 20 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस 2x बटे में 3 बराबर होगा हमें 20। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3x प्लस 2x बराबर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 60। तो 5x बराबर 60। तो x का मान मिल गया हमें 12। तो लंबा टुकड़ा कितना हो गया? 12। और ये 2/3 गुने 12 करेंगे, 3 चौके 12 यानी कि 8। तो हमें निकालना क्या था? लंबे टुकड़े की लंबाई निकालनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चों की संख्या है 450। अनुपस्थित कितने हैं? तो इनकी संख्या है 150, यानी कि उपस्थित कितने होंगे? उपस्थित होंगे 450 में से 150 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो अब मान लेते हैं कि शुरुआत में प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलनी थी। तो कुल मिठाई की संख्या क्या होती? कुल बच्चे गुने मिठाई की संख्या, यानी कि 450 गुने x हो जाता है। ये क्या है? तो ये कुल मिठाई की संख्या है। ठीक है, अब देखिए 150 बच्चे के न आने पर बची हुई मिठाइयाँ जो है 300 बच्चों में बांटी गई, जिससे हर बच्चे को कितना मिला? 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिला है। यानी कि 300 बच्चों को एक मिठाई तो मिलता ही प्लस 3 अतिरिक्त मिला है। ये किसके बराबर होना चाहिए? 450 गुने x के बराबर होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। तो 2x प्लस 6 बराबर 3x। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 6। यानी कि शुरुआत में मिलने वाली मिठाई की संख्या कितनी थी? 6। और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण। तो 6 प्लस 3 अतिरिक्त जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A के भाग के 2/5 से 2 से 40 रुपये अधिक, B के भाग से 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक सभी बराबर हैं। A का भाग कितना है? यहाँ पे ये इसको हटा दीजिएगा, 2/5 से 40 रुपये अधिक है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो हमारी समान राशि है, जो सबको बांटी गई है समान राशि, वो K के बराबर है। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि A के भाग के 2/5 से यानी 2A/5 से 40 रुपये अधिक है और ये K के बराबर है। उसी तरीके से B का 2/7 से 20 रुपये अधिक है और ये भी K के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अब बोला है सभी बराबर है, तो हमने सभी बराबरों को K मान लिया है। चाहे तो आप इसके इक्वल भी लिख सकते थे, फिर एक एक समीकरण बना लेते, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। 9C/17 प्लस 10 बराबर K। तो यहाँ से हमें 3 समीकरण मिला है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से A का मान निकालेंगे, तो ये होगा 5/2 K माइनस 40। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा K माइनस 20 7/2। और यहाँ से जब C का मान निकालेंगे तो K माइनस 10 गुने 17/9। और हमें पता है कि ये ABC में 600 रुपये वितरित किए गए हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 600 है। तो A का मान रखिए 5/2 K माइनस 40 प्लस 7/2 K माइनस 20 प्लस 17/9 K माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे तो कितना होगा? 18 आएगा, 2 9 18, यानी कि ये 9 5
45 के माइनस 40 गुने 45 लंबा चौड़ा गुणा करना होगा। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, ये दो दो सेम है तो ये 2 हो जाएगा। तो 5 के माइनस 200 प्लस 7 के माइनस 140 प्लस 17/9 के माइनस 10 बराबर 600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, तो 12 के माइनस 340 होगा। 12 के माइनस 340/2 और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 के 170। तो ये हो गया 6 के माइनस 170 प्लस 17/9 के माइनस 10 बराबर 600। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 9 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, लिखने में हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 9 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 9 छके 54 के माइनस 170। तो 17 9 53 से तो 153 पर 0 17 के पहले से है और माइनस 170 बराबर हो जाएगा 6 9 5400। तो 54 17 कितना हो जाएगा, 71 के माइनस 1700 बराबर 5400। तो यहाँ से 71 के बराबर मिलेगा 54 17 71, तो के बराबर हमें मिल गया 100। हमें निकालना क्या है, ए का भाग कितना है, तो ए का भाग 5/2 गुने के का मान 100 है, 100 में से 40 गया तो 60, तो 2 30 30 5 150। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला है। उसके पास 3600 रुपये खर्च करने के लिए थे। यदि वो अपनी यात्रा की अवधि में 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपने खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन की यात्रा पर निकला है। तो मान लेते हैं जो शुरुआती दिन है, 4 दिन बढ़ाया बाद में, तो शुरुआती क्या मान लेते हैं कि शुरुआती दिन जो घूमने का उसने तय किया था वो डी दिन था। तो शुरुआती दैनिक खर्च कितना हो जाएगा, शुरुआत का दैनिक खर्च, तो टोटल खर्च था उसका कितना 3600 रुपये, डी से भाग दे देंगे तो हमें एक दिन का खर्चा मिल गया। अब नया दैनिक खर्च क्या होगा, 4 दिन बढ़ाने पर, तो नया दैनिक खर्च 4 दिन बढ़ा दिया है, खर्च पैसा तो उसके पास 3600 रुपये ही है, अब डी प्लस 4 दिन हो गया है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो हमें कितना दिया है, 30 रुपये प्रश्न में दिया है साफ साफ। तो 3600 बटे में डी माइनस 3600 बटे में डी प्लस 4 इज इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल, 120 120 कॉमन ले लेंगे तो 1/d माइनस 1/d प्लस 4 इज इक्वल टू 1 होगा। और इसको लिखेंगे 1/20 इंटू डी प्लस 4 माइनस डी बटे में डी इंटू डी प्लस 4 इज इक्वल टू 1। डी से डी कैंसिल, तो डी इंटू डी प्लस 4 बराबर हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 480। ठीक है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 480 इज इक्वल टू 0। और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा डी प्लस 24 एंड डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू माइनस 24 तो होगा नहीं क्योंकि दिन नकारात्मक नहीं हो सकता, तो डी इज इक्वल टू 20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चूँकि हमें पूछा क्या है कि वह कितने दिन की यात्रा पर निकला है, तो 20 दिन की यात्रा पर निकला है। अगला प्रश्न है कि किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली हैं। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित हैं तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चों वाले हैं, तो काम करने वाले कितना भाग निसंतान है। तो देखिए 1/3 1/3 1/3 और यहाँ पे 1/4 आया है। तो 1/3 1/3 अगर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/9, 9 चौके 36 दूनी 72। तो ऐसा करते हैं, कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं 72 है। कर्मचारियों की संख्या ये 72 मान लेते हैं। अब पहला केस लेते हैं स्त्रियों की गणना करने का केस। ठीक है, तो कुल स्त्रियां कितनी हैं, तो कुल स्त्रियां 1/3 हैं। ठीक है, 1/3 भाग क्या है, स्त्रियां हैं, यहाँ पे साफ साफ बोला है, यानी कि कुल स्त्रियां ये हो जाएगा 1/3 गुने 72, तो ये हो गया 24। अब देखिए विवाहित स्त्रियां, आधी स्त्रियां जो हैं विवाहित हैं तथा
विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली हैं, तो विवाहित पहले निकाल लेते हैं। विवाहित कितनी है? आधी है, तो 24 का आधा कितना होगा? 12 विवाहित हो गया। बच्चे वाली कितनी है? बच्चे वाली स्त्रियां, तो जो विवाहित है उसके 1/3 भाग, यहाँ पे 1/3 भाग लिखा हुआ है, तो 1/3 गुने 12 यानी कि 4 हैं। तो टोटल कितना था? कुल स्त्रियां 24 थी, 24 में से 12 विवाहित थी, 4 के बच्चे थे, तो बच्चे कितनों के नहीं थे? तो 24 में से 4 को घटा देंगे तो निसंतान वाली स्त्रियां हमें निकल जाएंगी। निसंतान कितनी हो जाएंगी? 24 - 4 = 20। अब दूसरा लेते हैं पुरुषों का। पुरुषों का गणना। कुल पुरुष कितने होंगे? चूँकि 1/3 भाग स्त्रियां हैं तो 2/3 भाग पुरुष होंगे, तो कुल पुरुष 72 का 72 में से 24 भी घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें, और 2/3 भी करेंगे तो मिल जाएगा, हमें मिलेगा ये 48। कुल पुरुष 48 हैं। अब विवाहित कितने हैं? विवाहित, तो विवाहित हैं 3/4, 48 का 3/4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तथा विवाहित पुरुषों का यहाँ पे 3/4 भाग विवाहित है। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, यानी कि 48 का 3/4 भाग, तो 4 12 चौक 48, 36 लोग विवाहित हैं। बच्चे वाले कितने हैं? बच्चे वाले पुरुष कितने हैं? तो यहाँ पे लिखा है विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं, तो 36 का 2/3, तो 12 3 36, तो 12 दूनी 24 हो गया। तो निसंतान कितने हैं? निसंतान, तो कुल पुरुष की संख्या 48 है, उसमें से 24 के पास बच्चे हैं, तो 24 के पास कितने होंगे? बच्चे नहीं होंगे, तो निसंतान की संख्या 24 निकल गई। यहाँ पे हमें क्या मिली? 20 मिली। प्रश्न क्या कह रहा है? तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है? तो निसंतान, कुल निसंतान को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 20 + 24 यानी कि 44 हो जाएगा। और टोटल कितने थे? 72 थे, तो 44/72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 11 चौक 44, 18 चौक 72, यानी 11/18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अभिषेक ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपये में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 रुपये में खरीदी। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की? तो किताबों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या, तो 55 किताबें प्लस 60 किताबें, ये हो गया 115 किताबें। और यदि पूछे खर्च की गई कुल राशि कितनी है? खर्च कितना है इसका? तो 1020 रुपये प्लस 1280 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2300 रुपये। तो हमारा औसत कैसे निकलेगा? औसत बराबर क्या होगा कि कुल खर्च में कुल किताब की संख्या से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 115 दूनी 230, 0 उतर जाएगा यहाँ पे, तो 20 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्रमागत सम संख्याओं के मामले में औसत हमेशा जो बीच की संख्या होती है। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि एक विषम संख्या है, तो यह औसत दूसरी और तीसरी सम संख्या के ठीक के बीच में स्थित होना चाहिए। तो देखिए 27 को यहाँ पे बीच में रख लीजिए, ये हमारा संख्या है नहीं, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 28 होगा, तो ये 26 होगा। 28 26 54, 54 का औसत कितना होगा? 27 होगा। उसी तरीके से यहाँ और यहाँ पे एक और दो टर्म होंगे। तो 4 क्रमागत संख्याएँ हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? सम संख्याएँ हैं, तो ये होगा 24 और ये होगा हमारा 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई? 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी क्रमागत सम संख्या x + 2 होगी। सम संख्या बोल रहा है क्रमागत, अगर सिर्फ क्रमागत बोलता तो x + 1 लिखते। तीसरी हो जाएगी x + 4, चौथी हो जाएगी x + 6। अगर अब यहाँ पे से क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 6 4 10 2 12, इनका औसत ले लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, कितना मिलना चाहिए हमें? 27। तो ये हो गया x + 3 = 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 में से 3 गया 24, तो x का मान 24 मिला। 24 यहाँ पर रख देंगे, 24 × 30 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 5:7 है और 6 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 11:15 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आराम से कर सकते हैं। a b दिया है, 5:7 दिया है,
4 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद दिया है हमें 11:15। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यही मेन है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए का वर्तमान आयु 1 से बी का y है, तो 4 वर्ष बाद ये 5 हो गया है, और ये 4 वर्ष बाद 7 हो गया है। फिर ये 6 वर्ष बाद ये 11 हो गया है, ये 6 वर्ष बाद 15 हो गया है, यानी कि ये 6 है। तो 4 और 6 कितने अंतर होगा, 2। 4 6 कितना का अंतर है, 2 वर्ष का, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, अब इस 2 वर्ष को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 15 5 75, 11 7 77, 77 में से 75 जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 30 में से 22 घटा देंगे। इसमें माइनस प्लस का कोई कुछ नहीं देखना है, 2 होगा, ये कितना हो जाएगा 8, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20, और ये हो गया 28। तो ये 20 क्या आया है, ये 20 आया है 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात था 5:7, यानी 4 वर्ष बाद वो 20 साल का होगा। तो 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान आयु उसकी क्या हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, 28 में से 4 घटेगा तो 24 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहन की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मान लेते हैं कि उसकी जो पुरानी आय है, पुरानी आय वो है 100 रुपये। अब इसमें 10% कमी करने के बाद नई 10% कमी की गई है, नई आय क्या होगी, तो 90 हो जाएगी। यानी कि पुनः हमें 100 पर जाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा, 90 से 100 पे जाने के लिए हमें 10 बढ़ाना होगा, तो वृद्धि 10 हो गया। और नीचे किसके सापेक्ष में, 90 के सापेक्ष में, गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9, तो ये हो गया 11.1/9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर के बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, एमपी मार्केट प्राइस है 50 रुपये, डिस्काउंट कितना है 20% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस गुने डिस्काउंट, तो 80 में से 20 घटेगा 80 बटे में 100, तो हमें दिया है 50 गुने 80/100, तो 50 दूनी 100, 2 40, 180, यानी कि 40 हो गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि लाभ हमें दिया है 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ को क्या लिखेंगे, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा और सीपी हो जाएगा 4। इस भिन्न से हमें पता चल रहा है, क्योंकि एसपी 40 के बराबर है, यानी कि 5 जो होगा वो 40 के बराबर होगा, तो 1 होगा 8 के बराबर, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में, तो ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी हमें कितना दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे। यहाँ पर अब लिखेंगे ए प्लस बी, ये 12 दिनों में काम कर रहे हैं, ए प्लस सी 15 दिनों में, और बी प्लस सी ये कर रहे हैं 20 दिनों में। तो 15 12 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये 60 आएगा। तो 60 यूनिट हमें काम कराना है उनसे, ठीक है। तो जब एफिशिएंसी निकालेंगे, ये डे हो गया, ये एफिशिएंसी, तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 3 60, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर देखिए 2a प्लस बी प्लस सी होगा, और ये 5 4 9 9 3 12 होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें क्या मिलेगा, 6 यूनिट, यानी तीनों मिलकर के 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 60 यूनिट काम कराना है, तो 60/6 यानी कि 10 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि आपसे ए का पूछ देता कि ए कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए के एफिशिएंसी के लिए बी और सी को इसमें से घटा देंगे तो हमें ए का एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा। फिर ए और सी को इसमें से घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, और ए और बी को इसमें से घटा देंगे तो हमें सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। और फिर इस 3 को 60 में भाग देंगे तो ए द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में लगे हुए दिन की संख्या निकल जाएगी, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 6 व्यक्ति
ABCDEF स्कूल में शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक 2 विषय को पढ़ाता है, एक अनिवार्य विषय और दूसरा वैकल्पिक विषय। डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों का यह अनिवार्य विषय है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है। अब देखिए प्रश्न में पहला बोला है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। तो ये जो डी है इसका वैकल्पिक विषय क्या है, यहाँ पे इतिहास है। और इतिहास जो है 3 अन्य व्यक्तियों का यह अनिवार्य विषय है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ई और एफ के पास उनके एक विषय में भौतिकी है। कौन सा है, अनिवार्य है कि वैकल्पिक, हमें नहीं पता है। बस ई और एफ के पास उनके पास भौतिकी हमें ये पता है, तो भौतिकी लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। आगे बढ़ते हैं। फिर एफ का अनिवार्य विषय गणित है। एफ यहाँ पे है, इसका अनिवार्य विषय क्या है, गणित है, तो हमने गणित लिख लिया। चूँकि एफ का अनिवार्य विषय गणित है और ये बोला है कि भौतिकी भी उसका एक विषय है, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिकी इसका वैकल्पिक विषय हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये आ गया। अब आगे बढ़िए। तो जो एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो यानी कि गणित सी और ई दोनों का एक वैकल्पिक विषय है। सी का और ई का गणित जो है वैकल्पिक विषय है, तो गणित और सी का भी गणित। अब देखिए ई का गणित अनिवार्य विषय है और भौतिकी बोला था कि एक विषय में भौतिकी है ई और एफ के पास, तो यानी कि भौतिकी क्या हो जाएगा, इसका अनिवार्य विषय हो जाएगा। ये हमें मिल गया। आगे बढ़िए। फिर इतिहास और अंग्रेजी ए के विषय हैं। इतिहास और अंग्रेजी जो है ए के विषय हैं, लेकिन अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के मामले में वे डी के विपरीत हैं। तो देखिए डी के पास वैकल्पिक विषय क्या है, इतिहास है, यानी कि ए के पास अनिवार्य विषय हो जाएगा इतिहास और वैकल्पिक विषय क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है अंग्रेजी। तो यानी कि डी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य विषय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। केवल एक का वैकल्पिक विषय है रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्थान खाली है, दोनों में से किसी एक में ही रसायन शास्त्र जाएगा। और आगे बोला है कि स्कूल में एकमात्र महिला शिक्षक का अनिवार्य विषय अंग्रेजी है। अब दोबारा प्रश्न को यहाँ से देखिए। डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों का यह अनिवार्य विषय, यानी कि इतिहास जो है 3 व्यक्तियों का होना चाहिए। एक तो हमें ए मिल गया है, बाकी डी ई एफ पहले से ही फिक्स है, यानी कि बी का भी इतिहास होना चाहिए और सी का भी इतिहास होना चाहिए। ठीक है, 3 लोगों का अनिवार्य विषय इतिहास हो गया। अब देखिए ये जो लास्ट में बोला है कि स्कूल में एकमात्र महिला शिक्षक का अनिवार्य विषय अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी किसके पास है, डी के पास, यानी डी क्या है, ये महिला है। ये भी मिल गया। अब हमें बताना है बी और सी का वैकल्पिक विषय क्या है। सॉरी, सी का तो हमें गणित ऑलरेडी पता ही है, हमें बस बताना है इसका कि इसका बी का वैकल्पिक विषय। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। तो इसमें कहीं भी वैकल्पिक विषय में रसायन नहीं है, इसका मतलब जो है बी का क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्र हो जाएगा। ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने। इसको नीचे लिख देते हैं इतिहास। तो हमारा ये तालिका बनके तैयार हो गया। आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं 26 से 30 तक के। पहला है सी का अनिवार्य विषय क्या है, तो सी का जो अनिवार्य विषय है वो है इतिहास, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। अगला प्रश्न है कि समूह में महिला सदस्य कौन है, तो महिला सदस्य अभी हमने बताया डी है, यहाँ पे देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक विषय हैं, एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक विषय। तो देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे गणित और भौतिकी, तो गणित और भौतिकी किसके पास है, तो भौतिकी और गणित यानी ई के पास है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से, सॉरी यहाँ पे जो दिया है गणित और भौतिकी, तो यहाँ पे भौतिकी अनिवार्य हो गया है और गणित एफ का जो है वो अनिवार्य है, यानी कि कोई नहीं है इसमें से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके पास एफ के समान 2 विषयों का संयोजन है, अनिवार्य और वैकल्पिक विषय पर ध्यान नहीं देते हुए। तो अभी हमने देखा एफ और जो ई है इन दोनों का गणित भौतिकी, भौतिकी गणित है, हमें ध्यान नहीं देना है कि कौन सा अनिवार्य है कौन सा वैकल्पिक है, बस 2 विषय दोनों के सेम है प्रश्न में जैसा कि बोल रहा है।
कि विषय पर वैकल्पिक और अनिवार्य पर ध्यान नहीं देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से किसके पास अनिवार्य विषय इतिहास है। तो ऊपर से 3 था, ए बी सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का बेटा है, तो बी जो है वो बेटा है किसका, सी का। लेकिन सी बी की माँ नहीं है। सी बी की जब माँ नहीं है तो क्या होगा, ये पिता होगा सी। ए और सी एक शादीशुदा जोड़ा है, यानी विवाह हुआ है ए का सी के साथ। सी चूँकि मर्द है तो ए महिला होगी। ई सी का भाई है, तो ई सी का भाई बना दीजिए। डी ए की बेटी है, तो ए की बेटी कौन है, डी, ये बेटी है यानी ये बी की बहन हो जाएगी। और एफ बी का भाई है, यानी कि एफ जो है यहाँ पे बी का भाई हो गया। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो महिला 1 और 2 है, बाकी के 1 2 3 और 4 पुरुष हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 31 का सी। अगला प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला में रिक्त पद को ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसमें जो लॉजिक है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, यानी 9 का स्क्वायर यानी कि 81 के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना है हमें। तो देखिए 3 गुने 3 क्या हो गया, 9 हो गया। 3 गुने 2 6, 4 दूनी 8 और तितरी के 8, मतलब 9 होना चाहिए, 8 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे इवन और ऑड नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 9 है तो ये विषम संख्या है, बाकी 6 8 और 8 ये 2 से भाग जा रहे हैं तो ये सम संख्या है। इसको इस हिसाब से नहीं देखना है, लॉजिक के हिसाब से ढूंढना है। हालांकि आप टिक कर सकते हैं और चाहें तो आंसर की को चैलेंज भी कर सकते थे, क्योंकि पैटर्न लॉजिक तो अपना अपना हो सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर आकृति से एक आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की 4 आकृतियों द्वारा इंगित श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए इसमें 2 लाइन है, फिर ये 2 लाइन मिलकर 3 लाइन हो गया, फिर 3 से 4 लाइन हो गया। तो यहाँ पे हमें 5 लाइन चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में हमारे पास 5 लाइन दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सेम, हमें बताना है इस यहाँ पे क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें 1 2 3 लाइन है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और ये 2 बच गया, 1 घट गया है, यानी वर्टिकल में से घटा है, फिर हॉरिजॉन्टल वाले में से घट के 2 2 हो गया है। तो अब क्या होगा, फिर इसमें से अब 1 बच जाएगा और ये 2 का 2 रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो लाइन का डायरेक्शन है ये इसके जैसा होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेखक के विचारानुसार हो दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़िए, हम सीधा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली। तो देखिए पैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 1 सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगा। तो इसी कारण से, यानी जहाज़ों का आवागमन बाधित ना हो, ब्रिटेन ने अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। अगला प्रश्न है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पे मस्तूलों का जो जंगल दिया है, जंगल शब्द यहाँ बहुलता और घनेपन को दर्शाता है। तो टेम्स नदी में इतना अधिक जहाज खड़े थे कि उनके जो मस्तूल है, जो कि जहाज के खंभों को बोलते हैं, वो जंगल की तरह घने और असंख्य प्रतीत होते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य मस्तूल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा हाहाकार मच जाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है। तो टक्कर लेने का अर्थ होगा मुकाबला करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला दिया है प्रतिवादी, तो ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। इसका अर्थ क्या होता है, मुकदमा दायर करने वाले वादी का उत्तर देने वाला या विरोधी पक्ष को बोलते हैं प्रतिवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी का तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रति जोड़ उत्तर, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। यह यण संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो मूल शब्द होता है जो निवास या फिर निर्वासा। ठीक है, और इसमें जब
इत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है निर्वासित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पुरः जोड़, यहाँ पे पूरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा। तो पुरोहित शब्द जो है संस्कृत के विसर्ग संधि नियम से बना है यहाँ पे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर किसको बोलते हैं? लंबोदर का अर्थ होता है भगवान श्री गणेश। तो जब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि माता पिता। द्विगु समास तो जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा या पंचमुखी। फिर तत्पुरुष जो समास है जहाँ दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे कि राजपुत्र यानी कि राजा का बेटा। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है अपकर्ष होता है। अवकर्ष जो है यह भी अवनति या गिरावट को दर्शाता है। उत्कृष्ट जो है यह उत्कर्ष भाववाचक संज्ञा है और इसका विशिष्ट विशेषण रूप होता है उत्कृष्ट। तो जैसे कि उत्कृष्ट कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट। अगला प्रश्न है दामिनी, ये पर्यायवाची शब्द हमें छांटना है, ठीक है। दामिनी, तो दामिनी का अर्थ क्या होता है? तो दामिनी का अर्थ होता है बिजली या विद्युत। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो होते हैं तड़ित, चंचला, चपला, सौदामिनी, बिजुरी या क्षण प्रभा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे विद्युत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मरकट। तो मरकट का अर्थ क्या होता है? मरकट का अर्थ होता है बंदर। इसके अलावा इसके पर्यायवाची जो होते हैं वो होते हैं कपीस, हरि, शाखा मृग, कपि या वानर। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरिमा का अर्थ क्या होता है? तो गरिमा का अर्थ होता है बड़ा या फिर भारी, यानी गुरु शब्द से बना है गरिमा, ठीक है। इसे आत्मसम्मान के संदर्भ में भी देखते हैं। तो बाकी जो यहाँ पे लघिमा है ये लघु शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा। तो गरिमा का सही विलोम शब्द हो जाएगा लघिमा। अगला प्रश्न है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जीवन से मुक्ति की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा को बोलते हैं जीवन से मुक्ति की इच्छा। जीवन की इच्छा जिजीविषा। और जीविका कमाने की इच्छा को बोलते हैं अर्थोपार्जन या फिर जीविक की इच्छा, जीवी की इच्छा। और किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा को बोलते हैं अभिलाषा, लालसा या लिप्सा। अभिलाषा, लालसा या फिर लिप्सा। अगला प्रश्न है डींग हाँकना का अर्थ क्या होता है? तो डींग हाँकना मतलब सेखी बघारना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डींग हाँकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्वयं की झूठी प्रशंसा करना, अपनी जो बड़ाई है वो बढ़ा चढ़ा करके करना। सेखी बघारना उसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश का यहाँ से शुरू होता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यानी कि इसका हमें नियरेस्ट अर्थ वाला शब्द को ढूंढना है। पहला दिया है डबल एंटेंडर। तो ये एक फ्रेज शब्द है। इसका अर्थ होता है ऐसा शब्द या वाक्य या फ्रेज जिसके 2 अर्थ होते हैं। अक्सर इनमें से एक अर्थ सामान्य होता है और दूसरा मजाकिया या फिर थोड़ा सा अश्लील हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेज विथ 2 मीनिंग्स। ऑप्शन हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे कि सी हैज़ ए नाइस पेयर, तो यहाँ पे पेयर का जो है 2 अर्थ निकल सकता है। तो उसी तरीके से एंटेंडर, यहाँ पे डबल एंटेंडर का यूज करते हैं फ्रेज विथ 2 मीनिंग्स को दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है सर्कम लोक्यूशन। तो सर्कम लोक्यूशन का अर्थ है सीधी बात ना करके उसे बहुत घुमा करके कहना, यानी कि वर्डिनेस या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन को बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कॉन्ट्रीटेम्स। तो कॉन्ट्रीटेम्स का अर्थ क्या होता है? तो कोई अचानक हुई शर्मनाक या फिर असहज घटना को बोलते हैं कॉन्ट्रीटेम्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बैरेसिंग मिसहैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथारसिस। तो कैथारसिस का अर्थ होता है भावनाओं का बाहर निकलना, यानी कि इमोशनल रिलीज को बोलते हैं कैथारसिस। जैसे कि रो लेने के बाद मन का हल्का हो जाना को हम कैथारसिस बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रेलिंक्विश। तो रेलिंक्विश का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना, यानी त्याग देना, गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गिव अप।
अगला प्रश्न है फोर्टिट्यूड, मोस्ट नियरली ओपोजिट, यानी कि हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है साहस या फिर धैर्य, साहस या धैर्य को बोलते हैं फोर्टिट्यूड। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोक स्वभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डरपोक स्वभाव, यानी कायरता भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है लैकोनिक, तो लैकोनिक का अर्थ क्या होता है? कम बोलने वाले को बोलते हैं लैकोनिक। और इसका विपरीत हो जाएगा लोकाशियस, लोकाशियस का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, इसको टॉकेटिव भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है रेनिगेट, रेनिगेट का अर्थ होता है गद्दार या फिर विश्वासघाती को बोलते हैं रेनिगेट, गद्दार या फिर विश्वासघाती। इसका विलोम हमें ढूंढना है। तो लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुट्रिड, तो प्यूट्रिड का होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, दुर्गंध देता हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा। नेक्स्ट है प्लेनरी, तो इसका अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण अधिकार वाला। और रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ होता है सीमित, सीमित। और ये है पूर्ण अधिकार वाला। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, हमें बताना है इडियम जो मुहावरा दिया है इसका अर्थ बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका अर्थ होता है छिपा हुआ अर्थ समझना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगला प्रश्न है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंस जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन ए डायलेमा। अगला प्रश्न है टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो इसका अर्थ होता है अमीर परिवार में जन्म लेना। तो राइट आंसर होगा टू बी बॉर्न इन अ रिच होम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू बीट अबाउट द बुश, तो इसका अर्थ होता है सीधी बात ना करना, घुमा फिरा करके बात करना। तो राइट आंसर होगा नॉट टू कम टू द पॉइंट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, तो इसका अर्थ है बिना सोचे समझे तुरंत कुछ कर देना या निर्णय लेना। तो एट वंस यानी शीघ्र, और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एरर का, हमें एरर ढूंढना है और यदि कोई एरर नहीं है तो डी हमारा आंसर टिक करना है। पहला दिया है ही ऑर्डर्ड एज इफ़ ही वॉज माई मास्टर, तो यहाँ पे जो एज इफ़ दिया है इसके बाद जब कल्पना या अवास्तविक स्थिति हो तो सब्जंक्टिव मूड प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पे ही के बाद जो होगा यहाँ पे वेयर होना चाहिए, एज इफ़ ही वेयर माई मास्टर। अगला प्रश्न है द मेरिट ऑफ दिज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, तो यहाँ पे जो आर है ये नहीं होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द मेरिट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए आर ना होके यहाँ पे हमें होगा इज। द मेरिट ऑफ दिज बुक्स इज नोन टू एवरीवन। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? कंडीशन है, द कंडीशन, जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर ना होके इज होगा। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इज वेरी बैड। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, चूज द ऑल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक्स दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एज अ होल। पहला दिया है द डैश टैक्टिक्स ऑफ द पार्टी ड्रोप द कम्युनिटी डैश एंड ऑल हेल ब्रोक लूज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिटरी एंड बर्सर्क। डायलिटरी का अर्थ क्या होता है? देर करने वाली, और बर्सर्क का अर्थ होता है नियंत्रण खो देना या फिर उग्र हो जाना। तो पूरा जो वाक्य है उसका अर्थ होगा कि देर करने वाली रणनीति ने समुदाय को उग्र बना दिया। ठीक है, तो द डायलिटरी टैक्टिक्स ऑफ द पार्टी ड्रोप द कम्युनिटी बर्सर्क एंड हेल ब्रोक लूज। अगला क्वेश्चन है द चीफ डैश हिम ऑफ हिज हिम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड डैश टू द बहामास, यहाँ पे एक्स्ट्रा हिम आ गया है, इसको फॉरगेट इग्नोर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइवेस्टेड और डिपोटेड। डाइवेस्टेड का अर्थ क्या होता है? अधिकार छीन लेना, और डिपोटेड का अर्थ होता है देश निकाला देना। तो पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा कि चीफ ने उसके प्रशासनिक शक्तियों का अधिकार छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया, कहाँ पे? बहामास में। अगला प्रश्न है
लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ क्या होता है? स्वयं के द्वारा लिखी गई अपनी जीवन कथा, आत्मकथा बोलते हैं इसे। और बायोग्राफी क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो उसको बोलते हैं जीवनी, और इसको बोलते हैं आत्मकथा, खुद ही लिखना। कैलीग्राफी की सुंदर हस्तलेखन की कला को बोलते हैं, और बाइब्लियोग्राफी बोलते हैं पुस्तकों की सूची या ग्रंथ सूची को। अगला क्वेश्चन है 72 से 75 के लिए पैसेज हमें दिया है। आप इस पैसेज को, इस वीडियो को पॉज करके पैसेज को एक बार पढ़ें। मैं इसका सारांश बता देता हूँ हिंदी में। इस पैसेज में बताया गया है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से बनता है। लाखों वर्षों में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन पर भारी दबाव डालती हैं और ऑक्सीजन को रोक देती हैं, जिससे डिकम्पोजिशन रुक जाता है और ताप व दाब से यह तेल में बदल जाता है। अब पहला प्रश्न है कि मरीन डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज दे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कवर्ड बाय द सैंड एंड स्लीट ब्राउड बाय द करंट विच आफ्टर बिकमिंग रॉक शट्स अप आउट ऑक्सीजन। तो देखिए पैसेज में यहाँ से मिल जाएगा आपको कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस डेड क्रीचर्स फॉर्म लार्ज डिपॉजिट्स अंडर सी बेड एंड ओशन करेंट्स ओवर देम with a blanket of sand and sleet. As this material hardens, it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen, so preventing the complete decomposition of the marine deposits underneath. तो हमारा उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स बिकॉज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट एंड टर्न्स द डिपॉजिट्स ऑफ एनिमल कैरकासेस एंड प्लांट्स इनटू ऑयल। मतलब कह रहा है कि तलछट्टी जो है चट्टानों का भारी दबाव उष्मा उत्पन्न करता है, जिससे अवशेष जो है कच्चे तेल में बदल जाते हैं। ये जो पैसेज में है यहाँ पे देखिए, यहाँ से द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हेवियर, देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट विच ट्रांसफॉर्म्स द टाइनी कैरकासेस इनटू क्रूड ऑयल इन ए प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन ऑर्डर टू हैव अ मिनरल ऑयल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिंग प्रोपोर्शंस। पैसेज में देखिए ये कहाँ पे है, यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ देम कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। तो राइट आंसर हमारा वेरिंग प्रोपोर्शंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए द टाइम इट टेक्स फॉर द मरीन डिपॉजिट्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू क्रूड ऑयल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलियन ऑफ ईयर्स। तो समुद्री जमाव को कच्चे तेल में बदलने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसका अर्थ होगा। इसको पैसेज में देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारा जीके जीएस का प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए डॉक्टर जॉन मथाई थे, ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। बाद में स्वतंत्र भारत के ये पहले रेल मंत्री भी बने थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे, तो ये अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। और जगजीवन राम कौन थे, तो ये अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्युत पटवर्धन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किसी भी अंतरिम सरकार का तरीके से सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने भाई मोतीलाल घोष के साथ मिलकर के 1868 में बंगाल के जेसोर से ये पत्रिका प्रकाशित की थी। बाकी गिरीश चंद्र घोष जो हैं, इन्होंने बंगाली और हिंदू पैट्रियोट समाचार पत्रों की स्थापना की थी। हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे, ये हिंदू पैट्रियट में संपादक के तौर पे थे, जिन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया था। एस.एन. बनर्जी, तो इन्होंने बंगाली समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए जो भार होता है वेट बराबर होता है mg। तो जब आप ये जी क्या है, पृथ्वी पर है, अर्थ पर है। जब आप मून पर जाते हैं तो जी जो है वो g/6 हो जाता है मून पर, लेकिन मास जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को क्या होता है? तो इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है, जिससे भारत या उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। बाकी जो 22 सितंबर और 23 मार्च है, ये इक्विनॉक्स कहलाते हैं। इक्विनॉक्स या फिर हिंदी में बोलते हैं इनको विषुव। तो ये वो दिन है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे यानी बराबर होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई का अंतर बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है? तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से पूर्व स्थित स्थानों का जो समय है वो जीएमटी से आगे होता है, जबकि पश्चिम में स्थित स्थानों का समय जीएमटी से पीछे होता है। तो जो लिस्बन है ये पुर्तगाल की राजधानी है, एक यूरोपीय कंट्री है, पश्चिमी यूरोप है, जो कि लगभग 9 डिग्री वेस्ट है, जीएमटी से पीछे है। उसके बाद बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, ये पूर्व में स्थित है न कि पश्चिम में। ये 44 डिग्री ईस्ट है, इसलिए इसका समय जीएमटी से लगभग 3 घंटे के आसपास आगे होगा। न्यूयॉर्क जो है ये भी पश्चिम में स्थित है, 74 डिग्री वेस्ट में है, जीएमटी से लगभग 5 घंटे के पीछे है। ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की राजधानी है, ये भी पश्चिम में स्थित है, लगभग 58 डिग्री वेस्ट में है। ध्यान ये देना है कि ग्रीन विच जो रेखा है वो लंदन से मान लीजिए गुजरती है अगर, तो लंदन के पीछे वाले वेस्ट आएंगे और लंदन के आगे वाले जो होंगे ईस्ट। तो आगे वाले का समय आगे होगा और पीछे वाले का समय पीछे होगा। तो आगे तो सिर्फ बगदाद है, यदि आपको मैप याद है तो इराक यूरोप के पूर्व में है, और बाकी जो पुर्तगाल की राजधानी स्पेन है वो उसके पश्चिम में, थोड़ा सा पश्चिम है जस्ट, यदि आप मैप देखेंगे तो। और अमेरिका उससे पीछे है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो अर्जेंटीना है वो भी उसके पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। तो ये गलत है, 17वीं नहीं करती बल्कि 38वीं समानांतर रेखा करती है। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, ना कि कोरिया को। ठीक है, 17वीं किसके लिए है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है। तो ये भी गलत है, 38वीं नहीं होगा, यहाँ पे 49वीं होगा। ठीक है, 49वीं याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए, और 38वीं याद रखना है उत्तर अमेरिका और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के लिए। प्रश्न में पूछा है कौन से सही है? तो कोई सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो ये 1911 में किया। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है हमें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कैग जो है वो संसद की ओर से वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित करता है और सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा संसद की मंजूरी के बिना खर्च न हो। यह कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को बनाए रखता है। दूसरा, उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये भी सही है। कैग केवल अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, जिन्हें संसद या विधान मंडल के पटल पर रखा जाता है।
कैग के पास गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई करने या लागू करने की कोई दंडात्मक शक्ति नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो भारत में वर्तमान में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं और इसलिए केवल इन्हीं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। एक है पुडुचेरी का, यहाँ पे 1 सीट है। एक है नेशनल कैपिटल रीजन एनसीटी दिल्ली टेरिटरी, टी से टेरिटरी, आर से रीजन होता है। 3 सीट यहाँ पे है राज्यसभा में इसका। और जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीट हैं। लद्दाख की अभी मांग चल रही है लेकिन अभी इसको मिला नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। तो यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत या कैद से रिहा करने और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला मुख्य रिट है, यानी मुख्य अध्यादेश है ये। बाकी परमादेश, तो यह इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो यह सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जाता है। यहाँ पे दिया है उत्प्रेषण, तो उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत के फैसले को रद्द करने या मामले को ऊपर मांगने हेतु बोलते हैं सर्टियोररी, यानी उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से इसका अर्थ होता है? किस अधिकार से? किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने की जांच के लिए ये जारी किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रिट जारी करती है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत इन 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है तो पहला देखिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, तो बिल्कुल 51A(C) में ये जिक्र है, तो ये तो है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, तो 51A(G) में ये दिया है, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, तो ये नहीं है। तो ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य में ये नहीं है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, तो 51A(E) में ये दिया गया है, तो ये भी हमारा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सी हमारा शामिल नहीं है। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये सिफारिश किया गया था, लेकिन इसे संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। कानून बनते ही लागू हो जाता है जब तक कि उसे चुनौती न दी जाए। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वो संविधान की भावना के खिलाफ हो, तो बिल्कुल ये सही है। यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द या अवैध घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के तहत। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो ये भी सही है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राय आर्थिक विकास का सहगामी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। तो एक सीमित नियंत्रित सीमा में मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के साथ चलती है क्योंकि यह मांग को बढ़ाती है और उत्पादकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। इसके तहत भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 148 में क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। 342 में क्या है? तो इसमें अनुसूचित जनजाति की सूची से संबंधित है ये। और 325 क्या है? तो किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर मतदाता सूची से वंचित न करने का प्रावधान है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी था, तो इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 325। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेखा शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूँकि ये एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल 2023 को, तो उसके हिसाब से ये आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए पहला दिया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। 1979 से लेकर के 1984 तक ये रहे थे। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, हमें उपराष्ट्रपति को ढूंढना है। नीलम संजीव रेड्डी। तो ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये 6ठे उपराष्ट्रपति थे और ये 6ठे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे और ये वाइस प्रेसिडेंट थे। लोकसभा अध्यक्ष रहे थे लेकिन उप राष्ट्रपति नहीं बने ये। शंकर दयाल शर्मा। तो ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे 1987 से 1992 और बाद में वे 9वें राष्ट्रपति भी बन गए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कौन कौन से वीपी हैं? 1 और 4। तो ऑप्शन बी हमारा केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 के हिसाब से हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग का CEO कौन है? तो ये है BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के बाहर का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। किस चीज़ से बना है ये? तो ज़्यादातर हिस्सा हमारे पानी से बना है। 60 से लगभग 70% सिर्फ जल होता है। बाकी जो हड्डी है वो हमारे शरीर का 12 से 15% होता है। अंग जो है वो 20 से 25% भार लेते हैं और त्वचा जो है हमारे शरीर के कुल वजन का 15% के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चावल की जो बाहरी परत है उसमें विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में होता है। तो चावल को पॉलिश करने से B1 नष्ट हो जाता है जिससे बेरी रोग हो जाता है। बाकी जो ये पेलाग्रा है ये विटामिन B3 यानी कि नियासिन या नायसिन की कमी से होता है। ये स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है और ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये विटामिन D और कैल्शियम की कमी से हड्डियों में होता है, खास करके वयस्कों में। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्योंकि जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कब मिला था? तो 1921 में मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। बाकी जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये आइंस्टीन ने ही दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था पहले। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्यविधि कौन सी है? तो ये है आंशिक आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसमें कच्चे तेल में मौजूद विभिन्न घटकों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या LPG के क्वथनांक अलग अलग होते हैं और इसलिए उन्हें प्रभाजी आसवन यानी आंशिक आसवन द्वारा अलग किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।